बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट कम सोशल केस वर्कर जॉब 2021 के जो प्रेपरेशन का सिलसिला जारी है। लेक्चर 4 है जिसके अंदर आज हम दो पार्ट स्टडी कर रहे हैं, 4 to 5, और सेक्शन होंगे 13 से 18। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर फंड और चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स के बारे में बात आज डिटेल होगी। तो जी, खैबर पख्तूनख्वा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010 कंटिन्यू है और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक ये एंड नहीं हो जाता। साथ हम 2-3 और भी इजाफी चीज़ें लेक्चर सीरीज में स्टडी करेंगे जो कि इस जॉब के रिलेटेड होंगी। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर हम मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप उसमें हमसे वहाँ पर डिस्कशन वहाँ पे कर सकते हैं। बाकी भी आपको दोस्त वहाँ पे मिल जाएंगे जो इस जॉब से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को आपने कर देना सब्सक्राइब करने का बहुत ही आसान तरीका है। नीचे रेड कलर का एक बटन होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबा दें, आपको सारी वीडियोस मिलती रहें और सारी अपडेट्स वगैरह भी मिलती रहें। मज़ीद मैंने ये भी सोचा हुआ है कि जब ये कुछ पेपर्स वगैरह इसके करीब होंगे तो हम मॉक टेस्ट वगैरह भी करेंगे, जहाँ पर आपको एक बाकायदा पेपर दिया जाएगा और आप हल करिएगा घर बैठ के और अपने नंबर जो है उसका चेक करिएगा इसी सिलेबस के कितने नंबर आते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे, बशर्ते कि आप जुड़े रहें हमारे साथ। लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर फंड पहली चीज़ है। 13 सेक्शन बात कर रहा है फंड के बारे में। तो फंड क्या है जी? चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर फंड के नाम से एक फंड इस्टेब्लिश करेगा। कौन इस्टेब्लिश करेगा? कमीशन करेगा, ठीक है जी। और ये फंड के पैसे कहाँ से आएंगे जी? फंड के पैसे ग्रांट से भी आ सकते हैं, यानी हुकूमत दे सकती है, डोनेशन कोई हथियार दे सकते हैं, इंडोमेंट कोई औकाफ का फंड हो सकता है, या बिक्वेस्ट यानी कोई वसीयतनामे से कोई पैसे आते हैं वो। तो भाई ये जितने भी मुख्तलिफ ज़राए से जो पैसे आएंगे वो फंड के अंदर आ सकते हैं और उसका मकसद सिर्फ एक ही होगा, केयर करना, प्रोटेक्शन करना, मेंटेनेंस करना, वेलफेयर करना, ट्रेनिंग करना, एजुकेशन करना, रिहेबिलिटेशन करना, इंटेग्रेशन करना। किसकी? उन बच्चों की जो रिस्क पे हैं, चाइल्ड एट रिस्क पे हैं। तो वही ये सिंपल सा फंड के बारे में है कि पैसे आएंगे कहाँ और लगेंगे कहाँ और उस फंड का नाम क्या है। 14 बात करता है कि उस फंड का ऑडिट लाजमी होगा। ऑडिट क्या होता है जी? एहतसाब होता है, या आप उसको कह लेंगे चेक एंड बैलेंस होता है कि भाई पैसे कहाँ से आए, कितने आए, कहाँ खर्च हुए, सही खर्च हुआ है, कोई गफला शफला तो नहीं है, करप्शन तो नहीं है, इसे ऑडिट कहते हैं। तो भाई फंड को जो है वो रखा जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, खर्चा जाएगा और ऑडिट किया जाएगा, ये सेक्शन 14 कह रहा है। अब ऑडिट करने का तरीका कौन कार क्या है? ऑडिट किया जाएगा बाय ऑडिटर। ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नमेंट उसका एनुअल ऑडिटेड स्टेटमेंट लेगी और उसको प्रिपेयर किस तरह किया जाएगा? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत। और कौन करेगी? कोई क्वालिफाइड फर्म होगी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जिसके ऊपर चेयरमैन ऑफ कमीशन साइन करेगा, तब जाके ये अप्रूव हो गया ऑडिट समरी। यानी जो जितना भी ऑडिट का काम है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक किसी खास फर्म का जो है, क्वालिफाइड फर्म का, उसको जो है वो ऑडिट करेगा और उसको किस असूलों के तहत करेगा? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत। ये खास एक किस्म के असूल हैं जिसके तहत ऑडिटिंग की जाती है और उसके बाद जो है वो चेयरमैन ऑफ कमीशन उसके ऊपर फाइनली साइन कर देगा। फिर ये जो एनुअल ऑडिटेड जो है वो स्टेटमेंट है ये जाएगी प्रिपेयर होने के बाद किस पे जाएगी? प्रोविंशियल अकाउंट कमेटी के पास सामने, और आम जनरल पब्लिक के लिए भी इसको अवेलेबल रखा जाएगा और यहाँ पे डिटेल लिखी जाएगी कि कितना खर्चा आ रहा है और कितना खर्चा लग रहा है। तो ये है ऑडिट ऑफ द फंड, सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 15 अबाउट द कोर्ट्स। अब नया चैप्टर स्टार्ट हो गया कोर्ट्स के बारे में। तो फंड के बारे में दो थे वो हो गए। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कोर्ट्स के बारे में, अदालतों के बारे में। तो पेशावर हाई कोर्ट नोटिफिकेशन करते हुए अपने ऑफिशियल गजट में जो सेशन कोर्ट्स हैं वहाँ पर एक ख़ास किस्म के कोर्ट्स बनाएगी जिसका नाम होगा चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स। यहाँ पर ये बात रखें कि ये ज़िले लेवल पे काम हो रहा है। तो ज़िले लेवल पे पेशावर हाई कोर्ट जो है तो वो पूरे सूबे की हाई कोर्ट होती है, उससे छोटे डिस्ट्रिक्ट जो होती है वो कोर्ट्स होती हैं, सेशन कोर्ट्स जिसे हम कहते हैं। तो वही जो सेशन कोर्ट्स हैं वहाँ पर जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स जो हैं वो बनाई जाएंगी और वो ज़ोर इस बात पे देंगी कि आपने वो हाई कोर्ट जो है वो हुक्म देगी सेशन कोर्ट्स को कि वो अपने एरिया के अंदर, अपनी अदालतों के अंदर ख़ास अदालतें बनाएं जिसका नाम चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स रखा जाए।
अब पेशावर हाई कोर्ट्स ने क्या कर दी, और वो तमाम पावर्स वो देगी किसको, उस वहाँ के सेशन जज और एडिशनल सेशन जजेस को, कि वो इस एक्ट के मुताबिक, जो इस कानून जो आपको पढ़ रहे हैं इसके मुताबिक अपने फैसले सुना सकेंगे, यानी उनको पावर मिल जाएगी इस एक्ट के तहत काम करने की। अब उन फंक्शंस और पावर और फंक्शंस क्या हैं, कोर्ट्स क्या क्या कर सकती है, उसके पास क्या क्या इख्तियारात हैं, ये 16 में बताया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 16 इज अबाउट पावर एंड फंक्शन ऑफ द कोर्ट्स। तो कोर्ट में इशू ऑर्डर, कोर्ट जो है वो इशू कर सकती है ऑर्डर कि हैंडलिंग ऑफ द कस्टडी, के बच्चा जो है उसको किस कस्टडी में देना है, पेरेंट्स को देना है या उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन में डालना है या किसी और सुटेबल बंदे को देना है। तो ठीक है, तो इसका फैसला जो है कोर्ट कर सकती है। दूसरा, कोर्ट शैल इन्फॉर्म, मगर ये फैसला करने से पहले ये कि भाई किस कस्टडी में जा रहा है, वो लाजमी तौर पर बच्चे से ठीक है, उस बच्चे को बताएगी भी कि भाई तुम्हारे साथ ये फैसला हो रहा है कि तुम्हें इसके सुपुर्द किया जा रहा है, और साथ साथ उसके अपनी राय भी बच्चे से लाजमी लेगी, ठीक है, कोर्ट। ठीक है, तीसरा काम क्या है जी, कोर्ट शैल बिफोर, अगर ये जितने भी सारे के सारे फैसले हैं ये करने से पहले वो देखेगी कि बच्चे के अंदर वो कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही, बच्चे के अंदर कोई जो एक बेहतरी आ रही है कि नहीं आ रही, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, और बाकी एथनिक और रिलीजियस और कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए जो बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा वो सामने रख के ये फैसला करेगी कि किसको बच्चा सौंपना है। ठीक है, चौथी बात यह है कि जब भी ये फैसला करना है कि कस्टडी किसी को देनी है, तो प्रेफर कोर्ट ने ये करना है, जजों ने प्रेफर ये करना है कि बच्चा हमेशा पेरेंटल केयर में जाए, यानी पहली प्रेफरेंस ये रखनी है कि बच्चा माँ बाप ही के सुपुर्द हो या एक्सटेंडेड फैमिली केयर के अंदर हो। अगर नहीं, अगर वहां पर उसको बिल्कुल कोई चांस नहीं है वहां पर रहने का, तो फिर सेकंड प्रायोरिटी में आएगा हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन, वहां पर वो कस्टडी, यानी कि कोर्ट्स का काम है कि प्रेफरेंस ये दें कि बच्चा जो है वो माँ बाप के पास ही रहे, पेरेंटल केयर में ही रहे। नेक्स्ट चीज, कोर्ट शैल मॉनिटर करेगी बच्चे का स्टेटस और रिपोर्ट भी लेती रहेगी वक्तन फवक्तन, किससे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर से, कि बच्चा जो है वो कस्टडी के अंदर सही है या नहीं है, रिस्पॉन्सिबल बंदे के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा। फिर जी, कोर्ट के ये फैसला कितने दिनों में करेगी? हाँ जी, कोर्ट ये फैसला करेगी 4 महीने के अंदर अंदर, और अगर 4 महीने के अंदर अंदर वो नहीं कर पाती तो वो डिस्ट्रिक्ट जज को जो है वो उससे कम्युनिकेट करके बताएगा कि भाई इस वजह से थोड़ी डिले हो रहा है तो माजरत। तीसरा जी है अपील, कोर्ट जो है उसके जो फैसला होगा उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो अपील जो है वो आप कम से कम 30 दिन के अंदर अंदर कर सकेंगे, यानी जिस दिन फैसला है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। अब यहाँ पर एक एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने अरसे में फैसला सुनाना है? 4 महीने में। अगर ज़्यादा देर हो गई तो 60 दिन से ज़्यादा देर हो गई तो फिर उसको बताना पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट जज को कि भाई इस वजह से देर हुई है। फैसला हो गया, अब अपील कितने दिनों में कर सकते हैं? 30 दिन में। ठीक है, अच्छा, हाई कोर्ट जो है, अब हाई कोर्ट, पहले तो बात सारी चल रही थी ना सेशन कोर्ट की बात, ठीक है, यहाँ पे जितना भी फराइज लिखे थे ये सेशन कोर्ट के चल रहे थे। अब बात आ रही है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट क्या कर सकती है? हाई कोर्ट खुद नोटिस लेते हुए या उसके पास कोई दरखास्त है, वो सेशन कोर्ट के ऑर्डर दिए हुए पास को जो है, अगर वो समझती है कि ये सही नहीं है तो या उसके खिलाफ कोई अगर फैसला सुनाती है तो वो सुना सकती है, और हाई कोर्ट इसके मुताबिक जो है अपना फैसला सुनाने से पहले एक दफ़ा दूसरी पार्टी को लाजमी सुनेगी जिसके खिलाफ वो फैसला सुना रही है। यानी कि हाई कोर्ट किसी भी वक्त सेशन कोर्ट्स के अंदर अपनी मुदाखलत जो है पास कर सकती है और उनके फैसलों पर आवाज़ उठा सकती है। तो ये बात है कोर्ट्स के अंदर। 17 सेक्शन जो है वो झूठी इंफॉर्मेशन के ऊपर है। अगर कोई बंदा झूठी इंफॉर्मेशन देता है तो उसके साथ क्या बुरा किया जा सकता है? तो वो बंदा, कोई भी अगर किसी बंदे की इंफॉर्मेशन जो है वो झूठी साबित होती है तो उसके ऊपर 100,000 जो कि 1 लाख रुपया बनता है, उस बंदे को है जुर्माना बनेगा। और वो 1 लाख रुपया किसको दिया जाएगा? इन्फॉर्मर जिसने झूठी गवाही दी या झूठी खबर दी, किसको देगा? उस बंदे को जिसके खिलाफ झूठी जो है वो खबर दी गई होगी। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो आगे कहता है फलां जो बाप है वो अपने आप बच्चे को जो है उसके साथ जो है वो उसको मारता है, उसके साथ कॉर्पोरल पनिशमेंट करता है। अब जब उसको अदालत ने देखा तो अदालत को पता लगा कि ये बंदे ने वैसे ही सिर्फ जो है ना शरारत की थी, झूठ बोला था उसका बाप, तो बच्चे के साथ बड़ा ठीक है,
तो अब वो जिस बंदे ने शरारत की थी, जिसने झूठ बोला था, वो 1 लाख रुपया देगा उसके बच्चे के बाप को कि इसने झूठी खबर दी थी उसके खिलाफ। ठीक है जी। अच्छा, फिर पेमेंट की बात, एक और बात कर रहा है दूसरे पॉइंट में कि अगर आपने पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन देनी है यानी पैसे देने हैं, तो इन्फॉर्मर जिसने झूठी गवाही दी है या झूठी खबर दी है उसको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि भाई क्यों ना तुझे ये तुझ पर जुर्माना डाला जाए। ठीक है। और अगर वो जुर्माना वो बेचारा नहीं दे पाता तो उसको 1 साल के लिए कैद भी दी जा सकती है। और when an order of payment is made under section 1, the compensation shall not be paid before the expiry of और कम से कम जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर इसको सारा का सारा जो है वो पे करनी पड़ेगा पैसे, यानी कि पैसे देना, जो 1 लाख का जुर्माना देना है वो कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर देना है। और उसको मजीद वक्त भी दिया जाएगा कि वो अपील कर सकता है अगेंस्ट द ऑर्डर, अपनी सफाई में कुछ बात करना चाहता है या अपील करना चाहता है वो कर सकता है। तो 1 महीने के अंदर अंदर जुर्माना इसको देना पड़ेगा। 18 लास्ट सेक्शन है आज का, और उसमें ये बात कर रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ केसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अगर वो कहीं लगता है कि ये अदालत जो है ये फैसला सही नहीं सुना रही है, मतलब अदालत फैसला सही सुनाने में उसको मुश्किलात हो रही हैं, तो वो अपना जो है अदालत वो ट्रांसफ़र कर सकती है किसी और अदालत के अंदर, किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मगर ये बताने के इसके लिए उसको कंसर्न करना पड़ेगा किसके ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के साथ और डिस्ट्रिक्ट जज के साथ, जो ज़िले सतह का जो जज होगा उसको बताना पड़ेगा या फिर हाई कोर्ट को, और वो फिर उस बात को सामने रखते हुए किसी और जगह पे अदालत को ट्रांसफ़र कर सकती है जहां पर लगे कि ये मुनासिब है बच्चे के लिए। तो भाई ये आज का लेक्चर था, आई होप आपको ये सारा समझ आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बड़ा आसान है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने इस बंदे को क्लिक करना है, तो यहाँ पर रेड कलर का बटन आएगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, कुछ नहीं जाना आपका। तमाम लेक्चर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर आपको यहाँ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।